आप पृथ्वी पर जीवित 8 अरब से ज्यादा लोगों में से एक हैं। आइए झूम आउट करें। हमारा ग्रह हमारी आकाशगंगा में हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सिर्फ एक है। हमारा पड़ोस लगभग 4000 में से सिर्फ एक है। और अब तक हम जो जानते हैं उसके अनुसार पूरे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं जो खुद भी बढ़ रही होंगी। यह बेहद असंभव है कि ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही जीवित प्राणी हों। निश्चित रूप से कोई और रहने योग्य ग्रह होना चाहिए। यहीं से फर्मी विरोधाभास की शुरुआत होती है। इस विचार को इसका नाम 50 के दशक में एनरिको फर्मी नामक व्यक्ति से मिला था। उन्होंने बताया कि अगर अन्य जीवन रूप होते और उनके पास अंतरिक्ष में यात्रा करने की तकनीक होती तो उन्हें अब तक हमारे पास आ जाना चाहिए था। आजकल हमारे पास बेहतर दूरबीनें हैं जो वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल के बाहर 5000 से ज्यादा ग्रहों की खोज करने की अनुमति देती हैं। फिर भी अभी तक जीवन का कोई संकेत नहीं मिला है। वर्षों से फर्मी विरोधाभास के कई समाधान सुझाए गए हैं। ये बाहरी दुनिया के प्राणी शायद दोस्ताना बातचीत के लिए बहुत दूर हों। हमने फिल्मों में देखा है कि अंतरिक्ष यान तारों के बीच उतनी ही आसानी से यात्रा करते हैं जितनी आसानी से हाईवे पर कारें चलती हैं। लेकिन हकीकत में अंतरिक्ष में रास्ता बनाना एक धीमी और बोझिल प्रक्रिया है। हमारे सबसे तेज रॉकेट को भी पास के तारे तक पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। जब आप ब्रह्मांड की विशालता को जोड़ते हैं तो यह सबसे बड़े ब्रह्मांडीय घास के ढेर में एक जीवित सुई खोजने की कोशिश करने जैसा है। हम उतनी ही आसानी से सबसे पहली सभ्यता हो सकते हैं। ब्रह्मांड में उभरना यह एक अकेला विचार है और यह हम पर बहुत दबाव भी डालता है। अगर हम अकेले हैं तो हमें अपने ग्रह पर जीवन को संरक्षित करने की आवश्यकता है, न केवल अपने लिए बल्कि इसलिए भी कि अगर हम मिट गए तो हमारे साथ सभी जीवन मिट जाएंगे। ब्रह्मांड अरबों वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन हमारे जैसा बुद्धिमान जीवन उस समय के केवल एक छोटे से अंश के लिए ही अस्तित्व में रहा है। शायद हम बस जल्दी खिलने वाले थे और किसी और के आने का इंतजार कर रहे थे। इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके 2015 में एक अध्ययन किया गया था और यह वही है जो उसने दिखाया। जीवन को बनाए रखने वाले सभी दुनियाओं में से केवल 8% पृथ्वी जितनी पुरानी है। बाकी सभी बहुत युवा हैं और अभी भी अपने विकास में उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं जहां जीवन पनप सके। यह भी संभावना हो सकती है कि हमारे आकाशगंगा संबंधी रिश्तेदार हमें दूर से देख रहे हों। किसी दूसरे ग्रह का वैज्ञानिक अब भी हमें आदिम जीवन रूपों के रूप में अध्ययन कर रहा हो सकता है। हो सकता है कि वह अभी हमें परेशान न करना चाहे, ठीक उसी तरह जैसे हम विज्ञान की कक्षा के दौरान चींटियों के खेत में चींटियों को देखते हैं। उसी तरह शायद वे हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे मिलने के लिए एक सटीक सही समय की गणना की है। इसलिए वे हाइबरनेशन की स्थिति में निष्क्रिय पड़े हैं और ऐसा करना उनके लिए सही हो सकता है। जब हमारे सामने अनंत काल है तो चीजों में जल्दबाजी क्यों करें? यह भी विचार है कि हमारा ग्रह और हम मनुष्य दूसरों के साथ खेलने के लिए पर्याप्त नहीं है और जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम नहीं होंगे इतना विकसित हो गया है कि उसे गैलेक्टिक हाई स्कूल की सीनियर क्लास में शामिल किया जा सके। या शायद जीवन जितना हम मानते हैं उससे कहीं ज्यादा नाजुक है। 2016 के एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि यह उस ग्रह के शुरुआती वर्षों में है जहां जीवन अपना रास्ता बनाता है। यही वह समय होता है जब ग्रह पानी बनाने के लिए पर्याप्त ठंडा होता है। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये स्थितियां लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं। इसलिए भले ही ब्रह्मांड में कभी कभी जीवन मौजूद रहा हो, लेकिन यह कभी भी उस चरण तक विकसित नहीं हुआ जहां यह हमसे संपर्क कर सके। और क्या होगा अगर जीवन की अंतिम परीक्षा बहुत बाद में आए? कई विचारकों का मानना है कि सभ्यताएं अपने तकनीकी विकास के किसी बिंदु पर खुद को नष्ट कर लेती हैं और यह हमारे लिए भी एक संभावित भविष्य हो सकता है। हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। शायद हम इतनी स्मार्ट और इतनी शक्तिशाली तकनीक बना लें कि यह हमें अभिभूत कर दे जिससे हमारा विनाश हो जाए। खैर, अगर यह हमारे साथ हो सकता है तो कौन कह सकता है कि यह अतीत में अन्य ग्रहों पर अन्य प्रजातियों के साथ नहीं हुआ? इन सभी सिद्धांतों के बीच एक संभावना है जो गंभीर और गहन दोनों है। हम वास्तव में ब्रह्मांड में हमेशा के लिए अकेले हो सकते हैं। शायद जीवन के लिए परिस्थितियां इतनी दुर्लभ हैं कि पृथ्वी खालीपन के विशाल रेगिस्तान में एकमात्र नखलिस्तान है। फर्मी विरोधाभास के सबसे डरावने उत्तर का एक नाम है हालांकि, और इसे डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहा जाता है। यह पहली बार 1980 के दशक में सामने आया था। इसके अनुसार ब्रह्मांड एक प्रेतवाधित जंगल का एक विशाल संस्करण है और अन्य प्रकार के जीव वहां छिपने का खेल खेल रहे हैं और तलाश करें। यह योग्यतम की उत्तरजीविता का विस्तारित संस्करण है। पृथ्वी पर इतिहास से पता चलता है कि कम तकनीकी रूप से उन्नत समूह आमतौर पर अधिक उन्नत लोगों से मिलने पर बदतर स्थिति में आ जाते हैं। प्रौद्योगिकी में भारी अंतर अक्सर ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां पहले हमला करना सबसे अच्छा विकल्प लगता है। अगर इस बात की थोड़ी सी भी संभावना है कि ब्रह्मांडीय पड़ोसी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं
तो उन्हें पहले नष्ट करना ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। इसलिए अगर आकाशगंगा उन्नत जीवन से भरी है तो हमारे लिए चुप रहना और संपर्क से बचना बुद्धिमानी है। अन्य सभ्यताएं शायद इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगी। यहां तक कि शांतिपूर्ण सभ्यताएं भी जीवित रहने के लिए हमला करने के लिए मजबूर महसूस कर सकती हैं। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक वहां संदेश भेजने के विचार की आलोचना करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें खोजना व्यर्थ हो सकता है। लेकिन यह विचार नया नहीं है। 40 के दशक की एक कहानी, जिसे पहला संपर्क कहा जाता है, में मनुष्यों की पहली बार अन्य प्रकार की सभ्यताओं से मुलाकात का वर्णन किया गया है। दोनों समूह मित्र बन जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को उनके गृह ग्रहों को खोजने का जोखिम नहीं उठा सकते। वे अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालने के बजाय एक दूसरे को नष्ट करना पसंद करेंगे। एक और कहानी, द फोर्ज ऑफ गॉड, शत्रु प्रजातियों तक पहुंचने वाले हमारे संकेतों के खतरे के बारे में बात करती है। यह पृथ्वी के प्रसारण की तुलना भेड़ियों को आकर्षित करने वाले बच्चे के रोने से करता है। यह सुझाव देता है कि हम अपने भोलेपन के कारण खतरे में हो सकते हैं। डार्क फोर्स थ्योरी को कॉल्स फ्रॉम फार अवे नामक रेडियो नाटक में भी खोजा गया था। यह दर्शाता है कि प्लूटो पर दूसरी दुनिया के जीवन की खोज कैसे लोगों के विचारों को बदल देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह खबर झूठी है। अन्य लोग वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन यह भी सुझाव देता है कि शायद हमें सितारों तक पहुंचने के बजाय अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर यह डरावना नहीं लगता है तो यह डरावना लगेगा। हम दशकों से ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व के संकेत भेज रहे हैं। अब तक हमारे 100 प्रकाश वर्ष के भीतर कोई भी संभावित सभ्यता हमारे संकेत प्राप्त कर सकती है, और अगर वे पर्याप्त रूप से उन्नत हैं तो वे ठीक से जानते होंगे कि हमें कहां ढूंढना है। अगर कोई कारण है कि हमें उनसे छिपने की जरूरत है तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है। गैलेक्टिक चचेरे भाई बहनों को छोड़कर हमें एक और जरूरी कारण से रहने योग्य ग्रहों के लिए अपना शोध जारी रखने की जरूरत है। हमारी आरामदायक पृथ्वी हमेशा के लिए यहां नहीं रहेगी। जब हमारा तारा फीका पड़ जाएगा तो सौर मंडल के भीतर का सारा जीवन उसके साथ फीका पड़ जाएगा। वर्तमान अनुमानों का दावा है कि हमारे ग्रह के निर्जन होने से पहले हमारे पास लगभग 1.3 अरब वर्ष शेष हैं। यह इतना गर्म हो जाएगा कि पानी का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, और पानी के बिना जीवन नहीं है। कम से कम जैसा कि हम जानते हैं वैसा तो नहीं। इसलिए यह निम्नलिखित की मांग करता है। क्या होगा अगर वहां अन्य प्रकार के जीव हैं जिन्हें अस्तित्व के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है? हमारे प्रकार के जीवन को पानी की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक विलायक के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसा वातावरण है जहां विभिन्न रसायन एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ ऐसा उत्पन्न कर सकते हैं जो जीवित रहे। कुछ नए शोध से पता चलता है कि ब्रह्मांड में पानी का कोई विकल्प हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ तापमान और एक निश्चित मात्रा में दबाव पर यह उसी तरह कार्य करता है जिससे रसायन आपस में मिल जाते हैं। अगर यह सच है तो हमारे ज्ञात रहने योग्य ग्रहों की सूची नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से हम मनुष्य शायद कभी भी उनकी सतह पर जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन अन्य जीव ऐसा करने के लिए विकसित हो सकते हैं। एक ग्रह जो इन अजीब जीवन स्थितियों को प्रदर्शित कर सकता है वह हमारे विचार से कहीं अधिक निकट है। शुक्र। इसका वायुमंडल 97% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह बहुत गर्म भी है और इस सैद्धांतिक मॉडल को बनाए रखने के लिए पर्याप्त दबाव भी है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।